सभी को नमस्कार। हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हम पर्यवेक्षक और पटवारी परीक्षा के लिए अलग अलग पार्ट यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम कुपोषण के बारे में पूरा एक पार्ट लेके आए हैं। इसके प्रथम भाग में हम कुपोषण और उसकी जानकारी, सीसेम कार्यक्रम और उसके अगले चरण में लंबाई ऊंचाई, अलग अलग मशीनों से किस प्रकार हम उसको लेते हैं, उसके मानक किस प्रकार हैं, कैसा वज़न घटाना है, कैसे बढ़ाना है, इस टाइप के अलग अलग पार्ट लेके आए हैं। हमारा प्रयास है कि इस पूरे एक वीडियो में हम आपको कुपोषण से संबंधित सारी जानकारी दें। तो पहले हम पढ़ते हैं कुपोषण क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण एक सामान्य शब्द है जो अनुपयुक्त या अपर्याप्त आहार के कारण होने वाली शारीरिक स्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप शब्दों का ध्यान दीजिए, अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं और कई बार परिभाषाओं में इनको पूछा जाता है। अपर्याप्त आहार, अनुपयुक्त आहार, शारीरिक स्थिति, ये पहले पॉइंट के कीवर्ड है। दूसरा है अधिकांशतः ये अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण या पोषक तत्वों के अत्यधिक विघटन से उत्पन्न अल्प पोषण को प्रदर्शित करता है। अति पोषण भी एक प्रकार का कुपोषण है जो भोजन के अधिक मात्रा के सेवन से उत्पन्न होता है। अब पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे हैं अपर्याप्त, खराब, अत्यधिक विघटन, मतलब पोषक तत्वों का अधिक विघटन, अधिक सरल पदार्थों में होना और उसका शरीर के द्वारा अवशोषण नहीं होना, ज़्यादा अवशोषण होना, ज़्यादा भोजन करना, ये भी कुपोषण में आएगा। कुपोषित बच्चों के शारीरिक मापदंड सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है, जिसको हम विभिन्न तरीकों से नापते हैं। अब यहाँ हम इन कारणों को संक्षिप्त में देखते हैं। अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण, पोषक तत्वों का अत्यधिक विघटन, अति पोषण। यहाँ 4 पॉइंट है, चारों को आप अच्छे से देखिए और बार बार इसका मनन कीजिए। यहाँ हम जो कुपोषण के प्रकार हैं उसको बहुत ही सरल रूप में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला है कम वजन, उम्र के अनुसार कम वजन। यहाँ हमने लिखा है WA, वेट फॉर एज। दूसरा है वेस्टिंग, दुबलापन, लंबाई के अनुसार कम वजन। यहाँ हमने लिखा है WH, अर्थात वेट फॉर हाइट। तीसरा स्टंटिंग, ठिंगनापन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, ये है हाइट फॉर एज। अब इसमें जो शुरुआत है कुपोषण की वो होती है कम वजन से, फिर बच्चा आता है दूसरी स्थिति में वेस्टिंग, और जो स्टंटिंग है वो सबसे खतरनाक स्थिति है जब उसकी ऊंचाई भी बढ़ना लगभग कम हो जाती है। यहाँ हम त्रिभुज के माध्यम से और आपको बताया गया है AWH, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, वेट फॉर एज WA, वेट फॉर हाइट WH और हाइट फॉर एज HA। तो आप इसे अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको ये बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा। अब हम इन अलग अलग प्रकारों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कम वजन, उम्र के अनुसार कम वजन। बच्चा कम वजन का तब होता है जब उसका वजन उसकी उम्र तथा लिंग के अनुसार मानक वजन की तुलना में कम हो। कम वजन या तो हाल ही के कुपोषण या दीर्घकालिक कुपोषण या दोनों के कारण हो सकता है। यहाँ आप कीवर्ड देखेंगे उम्र और लिंग। कम वजन का कारण दीर्घकालिक भी हो सकता है, तात्कालिक भी हो सकता है। दूसरा वेस्टिंग, लंबाई के अनुसार कम वजन। लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम वजन होना उसे दुबलापन कहते हैं। ये वर्तमान लघुकालीन कुपोषण के परिणाम स्वरूप
वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन घटने के कारण होता है। एक वेस्टेड अथवा दुबला बच्चा कमज़ोर तथा पतला दिखता है। धीरे धीरे उसके शरीर से वसा मांसपेशियां कम हो जाती है। एक अत्यधिक दुबला बच्चा ही अति गंभीर कुपोषित बच्चा है जिसकी मृत्यु की संभावना अधिक है। यहाँ आप देखेंगे कीवर्ड दुबलापन, अंग्रेजी में वेस्टिंग, लघुकालीन कुपोषण, वजन में वृद्धि की कमी या उसका जो वास्तविक वजन है उसका घट जाना। एक वेस्टेड और दुबला बच्चा, इसमें मांसपेशियों का क्षय होता है और अत्यधिक दुबला बच्चे को हम अति गंभीर कुपोषित बच्चा कहते हैं। अब आता है स्टंटिंग, उम्र के अनुसार कम ऊंचाई या कम लंबाई होना, इसे ठिंगनापन कहते हैं, बौनापन कहते हैं। यह दीर्घकालिक, देखिए यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिए, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से वह बच्चा कुपोषित है और उसमें वृद्धि नहीं हुई है। स्टंटिंग के कारण प्रायः विलंब से मानसिक विकास, पढ़ाई में पिछड़ना एवं बौद्धिक क्षमता में कमी आती है। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, स्टंटिंग या कुपोषण के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ मानसिक विकास अवरुद्ध, पढ़ाई में पिछड़ना और बौद्धिक क्षमता में भी कमी आ जाती है। यहाँ हम फोटो में एक बार फिर से देखें, नॉर्मल, ये नॉर्मल है सबसे पहला फ़ोटो, फिर है वास्टेड, तो ये दुबलापन है, ठीक है, फिर है स्टंटिंग, ये है बोनापन, और फिर जो चौथा वाला जो आप इमेज देख रहे हैं ये वास्टेड और स्टंटिंग दोनों हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब हम परिणामों को, इसके जो कारण हैं को देखते हैं। तात्कालिक कारण है अपर्याप्त आहार, या बच्चा बीमार हो गया, उसे कोई संक्रामक रोग हो गया है। अप्रत्यक्ष कारण, भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, खराब अवशोषण, माताओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त देखभाल, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, अस्वस्थ वातावरण अर्थात स्वच्छता की कमी। अन्य कारण हैं अपर्याप्त शिक्षा, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप यदि वहाँ आया है उस क्षेत्र में और उस जनसंख्या का पुनर्वास नहीं हो पाया है, उस स्थिति में। आर्थिक संरचना, जिसमें हम गरीबी ले सकते हैं। संसाधनों की कमी है, कोई पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है, यह भी एक कुपोषण के कारण है। अब कारण जो पोषक स्थिति को विभिन्न स्थितियों पर प्रभावित करते हैं, तो तात्कालिक कारण हम यहाँ भी देख रहे हैं। आहार में विविधता की कमी, कम अवशोषण है, पोषक तत्वों के अत्यधिक विघटन तथा बार बार बीमारी के संक्रमण के कारण कुपोषण। अप्रत्यक्ष कारण में मुख्यतः परिवार और समुदाय संबंधित कारण होते हैं, और जो मूल कारण है कुपोषण के वो हैं पूरे समाज से संबंधित हैं, जो भोज्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि, कीमतों का कम ज़्यादा होना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण जैसे गरीबी है, सांस्कृतिक एवं परंपरागत आदतें, आपातकालीन कारण जिसमें सूखा, भूकंप और बाढ़। कुपोषण एवं संक्रमण का दुष्चक्र, हम देखते हैं कि कुपोषण के कारण बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। संक्रमण की संभावना उन बच्चों में अधिक होती है क्योंकि वो इतने कमज़ोर होते हैं कि सामान्य बीमारियों से भी वो लड़ नहीं सकते। उस संक्रमण के कारण बच्चे में भूख भी कम होगी, खाने की इच्छा कम होगी, उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है और साथ में उसका अवशोषण भी कम होता है, जिस कारण बच्चे की पोषणात्मक स्थिति और दयनीय हो जाती है और बच्चा एक दुष्चक्र में फंस जाता है। इस आप साइकिल को देख सकते हैं, इसमें भी वही बातें बताई गई है, लेकिन आपको चार्ट के माध्यम से बताई गई है कि ये दुष्चक्र किस प्रकार चलता है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर कुपोषण का प्रभाव। अब बच्चे का जो जीवन है
उसका जो लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कि वो कम शारीरिक वृद्धि होगी, बौद्धिक विकास पिछड़ जाएगा और इतना भी हो सकता है कि संक्रमण उसको बार बार होगा। मृत्यु का जोखिम सर्वाधिक होगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मृत्यु के कारणों में कुपोषण का अत्यधिक योगदान है, क्योंकि बच्चों को बीमारी का संक्रमण होने की अधिक संभावना होती है। वे बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें स्वस्थ होने में काफ़ी समय लगता है। सामान्य पोषण स्थिति वाले बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चों को सामान्य बीमारियां जैसे दस्त, निमोनिया आदि का खतरा लगभग 9 से 20 गुना तक अधिक होता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, बहुत ही स्पष्ट हैं। अब जो सीसेम कार्यक्रम चलाया गया था मध्य प्रदेश में, उसके जो 10 चरण हैं, पहले आप उसी चरणों के हिसाब से इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करें। यहाँ सीसेम से अभिप्राय है समुदाय आधारित अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन, मतलब समुदाय के माध्यम से उनको स्वस्थ करना। तो इसमें जो पहला चरण है गंभीर कुपोषित बच्चों की सबसे पहले स्क्रीनिंग व शारीरिक माप। दूसरा चरण है चिकित्सकीय आकलन। तीसरा है भूख की जांच। चौथा है निर्णय लेना कि बच्चे को सीसेम कार्यक्रम में रखना है या एनआरसी को रेफर करना है। एनआरसी का यहाँ अभिप्राय है पोषण पुनर्वास केंद्र। माताओं को सीसेम केंद्र की सेवाओं, सीसेम क्लिनिक तथा सत्र का विवरण समझाना। ये चौथे चरण में कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। 5वां है पोषणात्मक उपचार एवं देखभाल। 6ठा है दवाइयाँ एवं खुराक की नियमित निगरानी। 7वां है स्वास्थ्य शिक्षा। 8वां है कार्यक्रम साप्ताहिक फॉलोअप अर्थात उनका फीडबैक। फिर 9वां है कार्यक्रम से डिस्चार्ज होने के मापदंड क्या हैं, किस स्थिति में हम बच्चे को वहाँ से मुक्त करेंगे। और 10वां चरण है डिस्चार्ज होने के पश्चात उसका पुनः फॉलोअप। ये आपको समझा दिया गया है कि भाई सीसेम कार्यक्रम है। अब अति गंभीर कुपोषित बच्चों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम चर्चा की है। हम इसको एक बार और आपको पढ़ के सुना देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की कम होती है, बीमारियों का संक्रमण की संभावना अधिक होती है। सामान्यतः बाल्यावस्था बीमारियों के कारण गंभीर कुपोषित बच्चों की मृत्यु का 9 गुना अधिक खतरा होता है। और यदि बच्चे कुपोषित होंगे, कमज़ोर होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता कम होगी, तो यह हमारे समाज और राष्ट्र सभी के लिए नुकसानप्रद होगा। अब जो सीसेम कार्यक्रम है उसमें कुछ पैरामीटर हैं, कुछ मानक हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन है अर्थात उसको एडिमा है, यह एक अवस्था होती है जिसमें कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है, उसे हम एडिमा कहते हैं। पैर, खासकर पैरों में या शरीर के किसी भी भाग में यदि हम त्वचा को दबाते हैं और त्वचा नहीं उठ रही हैं, कुछ समय तक दबी हुई हैं, तो इस प्रकार के बच्चों को एडिमा हैं, इनको सीधे ही एनआरसी भेजा जाता है। अब जब हम लंबाई और ऊंचाई के अनुसार उसका वज़न लेंगे तो यहाँ 2 प्रकार से आता है वज़न, यदि 3 एचडी से कम है या 2 एचडी से कम है। अब यदि 2 एचडी से कम है और 3 एचडी और 2 एचडी के बीच में है तो उसे हम भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पूरक पोषण आहार के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि बच्चे का वज़न -3 एचडी से कम है अर्थात मानक विचलन का जो वज़न है उससे 3 एचडी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो इन्हीं बच्चों की सूची तैयार की जाकर उन्हें सीसेम क्लिनिक के लिए भेजा जाएगा। अब जब हम सीसेम क्लिनिक में भेज देंगे तो सीसेम क्लिनिक हमारा ग्राम स्तर पर होता है जहाँ पे एनएम दीदी होती है। तो एनएम दीदी सबसे पहले भूख की जांच करेगी। यदि बच्चा भूख की जांच में फेल होता है तो उसे एनआरसी में भेजा जाएगा। और यदि भूख की जांच में पास होता है अर्थात यदि वह खाना खा सकता है लेकिन उसको
नहीं खिलाया जाए, उसका तरीका सही नहीं है। अब जब यहाँ एएनएम के सामने उसको भूख की जांच की गई तो उसमें पास हो गया, इसका मतलब कि उसको हम सीसीएम क्लिनिक में रख सकते हैं। अब एनआरसी में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ क्या होता है, एनआरसी में प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित डाइट दी जाती है। दिन में 5 बार आहार का प्रदाय होता है और वहाँ 2 प्रकार के फूड होते हैं, उन्हें F75 और F100 अर्थात फार्मूला 75, फार्मूला 100 उनको प्रदाय किया जाता है। और चिकित्सीय जटिलताएं यदि उसमें हैं, कोई संक्रमण है, बुखार है, अन्य कोई बीमारी है, तो उसका उपचार भी वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पे संस्थागत प्रबंधन होता है। वजन में स्थिरता या गिरावट या चिकित्सीय जटिलता, भूख की जांच में फेल और चिकित्सीय जटिलताओं का न होना, भूख की वापसी हो रही है, एडिमा ख़त्म हो गया है, वजन वृद्धि उसकी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम अर्थात 1 किलोग्राम पे 5 ग्राम। यदि बच्चा 10 किलो का है और उसका 50 ग्राम वजन रोज़ बढ़ रहा है 3 दिन तक और टीकाकरण भी हो चुका है, तो इन बच्चों को एनआरसी से डिस्चार्ज करके पुनः सीसीएम में भेजा जाएगा। अब हम देखते हैं इस प्रकार के बच्चे जिस पे हमने ये चर्चा करी है, उन्हीं पॉइंट को हमने यहाँ पे फिर से लिखा है ताकि आप उनको बार बार देखें और आपको याद हो जाए। अब सीसीएम कार्यक्रम में क्या होता है, सीसीएम कार्यक्रम के अंतर्गत एएनएम के द्वारा वजन अनुसार एंटीबायोटिक की पहली खुराक दी जाती है। तो जो सबसे प्रचलित एंटीबायोटिक है वो एमॉक्सिसिलिन है, जो कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया है। उम्र के अनुसार कृमिनाशक दवा प्रदान की जाती है। बच्चों को THR, स्तनपान और एएनएम द्वारा परामर्श, ये सब सीसीएम कार्यक्रम में होता है। और 5 दिवस के लिए एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। कृमिनाशक सिर्फ 1 बार देना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हर मंगलवार शुक्रवार बच्चों का वजन, ऊंचाई ली जाए, उनको साप्ताहिक THR के पैकेट प्रदान किए जाते हैं और उसकी निगरानी की जाती है और उनको इसी दौरान परामर्श देकर गृह भेंट के दौरान भी परामर्श दिया जाता है। यहाँ हम सीसीएम कार्यक्रम को फिर से बता रहे हैं, छोटे और शॉर्ट रूप में है, ग्राफिक्स के रूप में है कि कौन कौन सी चीज़ें उनको दी जाती है, किन बातों को यहाँ अपनाया जाता है। अब अति गंभीर कुपोषित बच्चों की छानबीन एवं शारीरिक नाप किस प्रकार करते हैं, कहाँ करते हैं, तो इन बच्चों की नाप आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रति माह, और इसमें हम 6 से 59 माह के अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन प्रत्येक माह में किया जाता है। अब यहाँ पहचान के 2 तरीके हैं, इस पे हमने चर्चा की है, एडिमा और लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन। शारीरिक नाप, शारीरिक नाप वैसे तो आंगनवाड़ी केंद्र पर लेते हैं, लेकिन जब एएनएम वहाँ पे उपलब्ध हो तब उसको अच्छी तरह से लिया जाता है। यहाँ भी -3 SD और 2 SD के अनुसार उसको मानक को चेक किया जाता है। एडिमा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है पहले। अब जब हम वज़न लेते हैं तो वज़न लेने के लिए आमतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए साल्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो उसका वज़न, उस मशीन का उपयोग कैसे किया जाता है हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मशीन को किसी स्थायी कड़े से या छत से उसको टांगा जाता है। मशीन स्थिर होना चाहिए और मशीन की जो ऊंचाई है वह जो वज़न चेक कर रहा है उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण सामने हो, ना ऊपर ना नीचे। जो पेंट हैं वो लटका हुआ होना चाहिए और पेंट टांगने के बाद हुक की सहायता से मशीन को शून्य पे करना है। बैठने की मुद्रा में वजन मशीन में बच्चों को रखें। ध्यान दें कि बच्चे के शरीर का कोई भाग फर्श को या दीवार को नहीं छुए। जब बच्चा हिलना डुलना बंद कर दे तब हम उसको सुई को देखना है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे पैंच लगा है मशीन पे। आँखों को हमने बताया है कि आपको मशीन के सामने रखना है और जो पेंट है जिसमें हम दोनों बच्चे के पैर रखेंगे उसको भी नीचे की ओर लटकाना है।
अब आजकल डिजिटल मशीन का उपयोग किया जाता है। इसमें हम 10 ग्राम तक सटीकता से वज़न ले सकते हैं और इसमें डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसको आसानी से कोई भी पढ़ सकता है। अब जो साल्टर मशीन है उसमें 100 ग्राम तक ही एक्यूरेसी है, लेकिन डिजिटल मशीन में हमारी एक्यूरेसी 10 ग्राम तक रहती है। तो ये दोनों में अंतर है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, तो सबसे इसमें बड़ी सावधानी ये है कि डिजिटल मशीन को आपको समतल प्लेटफॉर्म पर रखना है। किसी कपड़े, गादी या पलंग ऐसे स्थान पर उसको नहीं रखना है। शून्य के स्थिर होने पर होल्ड बटन दबाने के बाद बच्चे का वज़न लेना चाहिए। बच्चे के शरीर पे कम से कम कपड़े हो या फिर कपड़ों को हटा सकते हैं। आम तौर पर वज़न आहार के 1 घंटे बाद लिया जाता है। अब इसमें हमको जब ये वज़न की बात हुई, अब हम आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार लंबाई और ऊंचाई लेते हैं। तो उसमें हमको क्या सावधानी रखना है। अगर एक बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है या उसकी ऊंचाई 87 सेंटीमीटर से कम है, यदि हमको उम्र ज्ञात नहीं है तो बच्चे को लिटाकर उसकी लंबाई को नापा जाता है। अगर बच्चा 2 वर्ष से अधिक उम्र का है या उसकी ऊंचाई 87 से अधिक है तो हम उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई को नापा जाता है। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है, लंबाई नापने के लिए लेट नहीं पा रहा है, तो उसको खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापी जाएगी, लेकिन हमें उसकी लंबाई में 0.7 सेंटीमीटर जोड़ना होगा। इसी प्रकार यदि 2 वर्ष से अधिक उम्र का है और हम उसको लिटा के वह ऊंचाई नाप रहे हैं तो हमको 0.7 सेंटीमीटर उसको घटाना पड़ेगा। यह इसलिए किया जाता है कि उसमें उनकी हड्डियों में जो कोमलता है उसके कारण खड़ा करने पे वो घट सकती है और उसको लिटाने पे बढ़ सकती है। तो इसको ध्यान रखकर ही ये दोनों ही 0.7 सेंटीमीटर का जोड़ एवं घटाव किया जाता है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये डिजिटल मशीन है। आप इसके भाग देख सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है, बैकलाइट है, कैलकुलेशन फंक्शन है, टायर है, मोड है, ऑन ऑफ बटन है और LCD डिस्प्ले है। अब लंबाई और ऊंचाई कैसे नापी जाती है, तो एक साधारण तरीका है। यहाँ मैं कुछ खास चीज़ें ही आपको बता देता हूँ कि नापने के बोर्ड पर बच्चों को इस तरह लिटाएं कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो। सिर को सहारा देकर हेड बोर्ड के विपरीत रखें। सिर को इस स्थिति में रखें कि सिर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए हेड बोर्ड से सटा हो, अर्थात वह कहीं ऊपर नीचे नहीं हो। सिर को पकड़ना है दोनों हाथों से। यदि हम लिटा के ले रहे हैं तो उसको व्यवस्थित उस पर लिटाना है। ठीक है। जब हम लिटा के ले रहे हैं तो उसको जो तलवे हैं उसको विशेष ध्यान रखना है। दोनों जो घुटने हैं उनको हल्के से दबाना है। ये सा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम खड़ा करके उसकी ऊंचाई लेते हैं तो जो यंत्र है उसे हम स्टेंडोमीटर कहते हैं, और जब हम लिटा के यहाँ पे ऊंचाई ले रहे हैं तो इसको इन्फेंटोमीटर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से ध्यान रखना है। दृष्टि रेखा है और पैरों और इसको थोड़ा सा दबाना है और सिर को व्यवस्थित रखना है। इस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं। अब 2 प्रश्न यहाँ पे आते हैं, -1 SD, 2 SD और 3 SD। तो आप लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन और दोनों पैरों में गड्ढे वाली सूजन के संयुक्त प्रयोग से बच्चों के पोषण की स्थिति की जांच करेंगे, तय करेंगे कि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है या नहीं। तो अब ये यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि -1 SD हैं, इसका अर्थ है कि वजन के मध्यमान से 90% के बराबर। 2 SD है तो मीडियन से 80% के बराबर, और 3 SD हैं तो मीडियन के लगभग 70% के बराबर यहाँ पे माना जाता है। यहाँ कुछ चिकित्सीय जटिलताएं हैं 15। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसमें प्रश्न बन सकता है और नहीं बन सकता है तो कम से कम जो आंगनवाड़ी केंद्र पे काम कर रहे हैं उनको ये सब याद होना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण है तेज बुखार।
बहुत तेज़ बुखार है तो भी वह एक आपातकालीन स्थिति है। सांस तेज़ चल रही है, यहाँ पे लिखा है कि 0 to 2 मिनट 160, फिर 2 to 12 मिनट ज़्यादा है 50 प्रति मिनट, और 1 से 5 साल का है और उसका 40 प्रति मिनट से अधिक है तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, छाती अंदर धंस रही है, नथुने फूल रहे हैं, लगातार उल्टी हो रही है, निर्जलीकरण हो रहा है, एनीमिया है, शरीर का तापमान कम होना, इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 फ़ारेनहाइट से कम होना, त्वचा में संक्रमण है, आँख संबंधी कोई लक्षण है जैसे उसमें कोई बिटॉट है, कॉर्नियल जीरोसिस है, अल्सर है, रतौंधी है, कोई निशान पड़ा हुआ है, सुस्त हैं, बेहोश हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तेज नब्ज गति हैं, नाखून दबाने पे लालिमा देर से लौट रही है या उसे कन्वर्शन हो रहे हैं या दौरे पड़ रहे हैं। तो ये 15 ऐसे लक्षण हैं। मैं 2 नंबर वाला फिर से बोल देता हूँ कि 0 से 2 महीने का यदि है बच्चा तो 160 मिनट यदि उसकी 160 प्रति मिनट उसकी जो नब्ज़ हैं सांसें, 2 से 12 महीने का है तो 50 से अधिक हैं और 1 से 5 साल का है तो 40 से अधिक हैं। तो ये उस जटिलताओं में आएगा। अब छाती धंसने का आकलन किस प्रकार करना है। यदि आपने सांसों की गिनती करते समय बच्चों के कपड़े ऊपर नहीं किए हैं तो माँ से कहे कि वो इन कपड़ों को ऊपर कर दे। जब बच्चा सांस लेता है तो आकलन करे कि छाती के नीचे के हिस्से की जो पसलियाँ हैं वो कितनी धंस रही है। छाती का अंदर धंसना तब होता है जब सांस अंदर लेने के लिए बच्चों को सामान्य से जितना प्रयास करना चाहिए उससे अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। सामान्य सांस लेने में जब बच्चा अंदर को सांस लेता है तब सांस लेने पे छाती और पेट बाहर की ओर आता है। छाती का अंदर धंसना तब मानते हैं जब बच्चा सांस अंदर लेता है और छाती के नीचे हिस्से अंदर को धंसती है। इस स्थिति को हम छाती का धंसना कहते हैं, अर्थात विपरीत स्थिति। निर्जलीकरण कैसे निर्धारित करना है, तो इसके लिए बच्चे में निर्जलीकरण की स्थिति को निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि निर्जलीकरण के आम लक्षण जैसे सुस्ती, धंसी हुई आँखें इन बच्चों में हर समय मौजूद हो सकती है जो कुपोषित है, चाहे उन्हें निर्जलीकरण हो या न हो। तो दस्त से ग्रसित बच्चे में कोई 2 लक्षण हो तो उसे हम निर्जलीकरण का संकेत मानते हैं। सुस्त या बेहोश, धंसी हुई आँखें, पानी का तरल पदार्थ पी नहीं पाता या कम पीता है, पेट की त्वचा पर चिकोटी काटने पर त्वचा बहुत धीरे वापस जाती है, बेचैन और चिड़चिड़ा है और प्यासा है, उत्सुकता से पीता है। तो इन स्थितियों में उसे तुरंत रेफ़र करना है। अब कुछ और यहाँ पे हम पॉइंट दे रहे हैं कि कब रेफ़र किया जाता है। अगर हाल ही की बीमारी में बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं तो बच्चों को तुरंत रेफ़र करना है। आहार इतिहास के बारे में पूछा जाता है, यदि वो मुंह से कुछ ले नहीं रहा है तो भी उसे रेफ़र करना है। थर्मामीटर का प्रयोग करना और बच्चों का बुखार रिकॉर्ड करना। तो सामान्य तापमान जो होता है हमारा बच्चे का 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इससे अधिक है तो उसे बुखार माना जाता है, और यदि 39 से अधिक है तो उसे अत्यंत तेज बुखार माना जाता है। यदि एक्जिलरी तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो यह बच्चे के शरीर के तापमान के बहुत कम होने का संकेत देता है, तो ये स्थिति भी खतरनाक मानी जाती है। आँखों में यदि जटिलता है, तेज़ रोशनी देखने में समस्या हो रही है, क्या बच्चा सूरज ढलने पर शाम को हल्की रोशनी देख सकता है। इसी प्रकार त्वचा में कुछ बदलाव, भूख की जांच। तो भूख की जांच भी एक सामान्य प्रक्रिया है जो सीसेम में अपनाई जाती है। तो इसमें खास ध्यान ये रखना है कि बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा आहार जो वो खा सकते हैं, तो उसमें ये देखना है कि 2 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया हो, और उसे ऐसे एक एकांत स्थान पर रखना है जहाँ पे कोई ना हो। अन्यथा हो सकता हो कि वो अन्य लोगों को देखने में आपका आहार ग्रहण नहीं करे और साफ़ सुथरी कटोरी में ले जाके उसे
खिलाना है। यदि बच्चा खाने से मना करता है तो देखभाल करता जो भी है वहाँ पे उपस्थित उसको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है और खाने के बाद उसको साफ पानी देना है। प्रत्येक VHS&D में भूख की जांच करनी चाहिए। भूख की जांच में फेल होने पर बच्चे की पूरी जांच के लिए उसे NRC भेजा जाना चाहिए और यदि कोई खतरे के लक्षण हैं तो उसे वहाँ तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। तो हमारा ये कुपोषण से संबंधित एक पूरा भाग था। हमने इसमें प्रयास किया कि CCM के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए। आप इस पूरे पार्ट को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिए। यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है कि आप अधिकांश पार्ट कुपोषण से संबंधित इसमें कवर हो जाए। आपके अधिकांश प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न या टॉपिक छूट रहा है तो हम अलग से उसमें एक संक्षिप्त या विस्तृत कुपोषण पे एक पार्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।